हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कविता मेडिकोस एजुकेशन। और जो आज का डिजीज कंडीशन है वो है निमोनिया। तो निमोनिया हमारी रेस्पिरेटरी सिस्टम की एक डिजीज कंडीशन है जो मेनली हमारे लंग्स में होता है, ठीक है। और ये लंग्स के भी किस वाले भाग में होता है? हमारे एल्वोलाई वाले भाग में होता है। तो डेफिनेशन जानने से पहले एक बार हम देख लेते हैं कि निमोनिया एक्चुअली होता कहाँ पर है, ठीक है ना। तो हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम को यहाँ पर दो भागों में बांटा है। पहला है हमारा अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम में कौन कौन से भाग आते हैं? जब भी हम नाक से सांस लेते हैं तो हमारे नेजल फेरिंग्स में जाता है, फिर वो हमारे हाइपोफेरिंग्स या फेरिंग्स वाले भाग में जाएगा, फिर हमारे लैरिंग्स में जाएगा। तो हमारे नाक से लेकर हमारे लैरिंग्स के रीजन को हम बोलते हैं अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम, ठीक है। फिर लैरिंग्स के बाद जो ट्रेकिया आता है जिसको विंड पाइप बोलते हैं, सांस की नली बोलते हैं, ठीक है ना। ये ट्रेकिया फिर नीचे आके दो भागों में यहाँ बट जाएगा हर एक लंग्स के अंदर। इन्हीं को हम ब्रोंकाई या फिर ब्रोंक्यूल्स बोलते हैं। ये ब्रोंकाई ब्रोंक्यूल्स फिर और छोटी छोटी स्मॉल अन्य ब्रांचेस में हमारे लंग्स के बिल्कुल डीप इनसाइड और भी बटी हुई होती है, ठीक है ना। जैसे ब्रोंकाई हमारे लंग्स के अंदर और जाएगी, जैसे पेड़ की ब्रांचेस होती है उसी तरह से, ठीक है। तो पहला है यहाँ पर प्राइमरी ब्रोंकाई, फिर है सेकेंडरी ब्रोंकाई, फिर है टर्शरी ब्रोंकाई, फिर आएगा हमारा टर्मिनल ब्रोंकाई, ठीक है। टर्मिनल ब्रोंकाई के बाद जो भाग होता है उसे बोलते हैं रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल। और फिर रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स के बाद हमारे आते हैं एल्वुलर डक्ट। और इन एल्वुलर डक्ट से हमारे एल्वुलाई जो हमारे एयर स्पेस होते हैं वो अटैच्ड होते हैं, ठीक है। एल्वुलाई कहाँ अटैच होते हैं? हमारे एल्वुलर डक्ट के बाद अटैच्ड होते हैं। तो मेनली जो ये निमोनिया है ये हमारे लंग्स की डिजीज कंडीशन है। ये मेनली हमारे एसाइनस वाले भाग में होता है। कहाँ होता है? हमारे एसाइनस वाले भाग में होता है। एसाइनस कौन सा भाग है? टर्मिनल ब्रोंक्यूल के बाद जब बिल्कुल ब्रांचेस अंदर बढ़ जाती है, टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स के बाद हमारा जो रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल आता है, फिर हमारे एल्वुलर डक्ट आते हैं और फाइनली हमारे एल्वुलर सैक आते हैं। मतलब तीन भाग हम एसाइनस के अंदर लेते हैं, ठीक है। टर्मिनल ब्रोंक्यूल के बाद जो तीन भाग होते हैं उसी को हम एसाइनस बोलते हैं, ठीक है ना। तो यहीं पर ही एक्चुअल में गैसेस एक्सचेंज होता है। हमारे ब्लड में जो ऑक्सीजन होता है वो हमारे एल्वुलाई में जाएगा और CO2 वापस हमारे ब्लड में आएगा। इस तरह से हमारा ब्लड जो है प्यूरिफाई होता है। तो निमोनिया हमारे लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट की बीमारी है जो हमारे एसाइनस वाले भाग में होती है। बट बहुत सारे बुक्स में डेफिनेशन ये भी दी गई है कि जो निमोनिया है वो हमारे एल्वुलाई में होता है। बट एक्चुअल डेफिनेशन क्या है इसकी? कि जो निमोनिया है वो हमारे एसाइनस वाले भाग में होता है। और कहीं बुक्स में डेफिनेशन ये दी गई है कि जो निमोनिया है वो लंग पैरेन्काइमा में होता है। लंग पैरेन्काइमा क्या है? लंग पैरेन्काइमा कुछ नहीं है। लंग पैरेन्काइमा जो एल्वुलाई है उसी को ही हम लंग पैरेन्काइमा यहाँ पर बोलते हैं, क्योंकि एल्वुलाई जो होती है वो सिंगल लेयर ऑफ एपिथेलियम सेल से बनी होती है। इसी को ही हम क्या बोलते हैं? लंग पैरेन्काइमा बोलते हैं। तो आपको ध्यान में रखना है कि जो निमोनिया है वो हमारे लोअर रेस्पिरेटरी सिस्टम में होता है, हमारे एसाइनस वाले भाग में होता है। और एसाइनस भाग कौन सा है? टर्मिनल ब्रोंक्यूल के बाद जो भाग आते हैं, रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल, एल्वुलर डक्ट और हमारा एल्वुलर सैक, इसी को ही हम एसाइनस भाग बोलते हैं। बहुत सारे बच्चे डेफिनेशन लिखते हैं कि जो निमोनिया है वो हमारे एल्वुलर सैक की बीमारी है, ठीक है ना। तो यहाँ पर कुछ बुक्स में डेफिनेशन ये भी दी गई है, बट आपको ध्यान रखना है कि जो निमोनिया है वो मेनली हमारे एसाइनस वाले भाग में होता है। अब इसकी हम डेफिनेशन देख लेते हैं कि जो निमोनिया जो रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन, ये हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम का इन्फेक्शन है, हमारे लोअर रेस्पिरेटरी सिस्टम का इन्फेक्शन है। दैट कॉजेज, इससे क्या होता है? इन्फ्लामेशन, मतलब स्वेलिंग होगी, ठीक है। इन्फ्लामेशन होगा, कहाँ पर होगा? हमारे एसाइनस में होगा या फिर हमारे एल्वुलाई में होगा, ठीक है ना। इन वन और बोथ लंग्स, जो निमोनिया है ये हमारे एक लंग्स में होता है और ये हमारे दोनों ही लंग्स को अफेक्ट कर सकता है, ठीक है ना। तो ये हमारे दोनों ही लंग्स में हो सकता है। दिस कंडीशन अकर, क्यों होता है निमोनिया? निमोनिया का कारण क्या है भाई? तो निमोनिया जो होता है वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म के थ्रू होता है, जैसे कि कोई बाहर के पैथोजन, जैसे कि बैक्टीरिया हो गया, वायरस हो गया, फंगाई हो गया, पैरासाइट हो गया, इनके द्वारा निमोनिया होता है, ठीक है। मेन जो कारण है वो बैक्टीरियल निमोनिया और वायरल निमोनिया है। जो फंगाई और पैरासाइट है उससे कुछ ही केसेस देखे गए हैं निमोनिया के। और इसके अलावा क्या कारण है निमोनिया के? एक तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो गया, बैक्टीरिया, वायरस, फंगाई, पैथोजन। इसके अलावा अगर हम खाना खाते हुए बात करते हैं, कई बार सांस भी लेते हैं, बातें भी करते हैं, खाना भी खा रहे हैं, तो गलती से फूड पार्टिकल हमारे ईसोफेगस में जाने की बजाय हमारे विंड पाइप में चला गया, हमारे ट्रेकिया में चला गया, तो उसको बोलते हैं एस्पिरेशन निमोनिया। मतलब बाहर का फॉरेन पार्टिकल हमारे ट्रेकिया में अंदर चला गया, उसको बोलते हैं एस्पिरेशन निमोनिया। क्योंकि उस फूड के अंदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो सकते हैं, बैक्टीरिया हो सकता है, वायरस हो सकता है, वहां पर वो हमारे लंग्स के अंदर एल्वुलाई में इन्फेक्शन कॉज करेगा। या फिर हम कई बार बैठ रखे हैं, ठीक है, कोई सराउंडिंग इन्वायरमेंट है, वहाँ गंदगी है, और हम जब इनहेल करते हैं बाहर की एयर तो वो हमारे कहाँ जाएगा? सीधा हमारे एल्वुलाई में जाएगा, क्योंकि यहीं पर ही गैसेस एक्सचेंज होता है। तो यहाँ पर बाहर का माइक्रो ऑर्गेनिज्म पहुंच जाएगा और यहाँ पर इन्फेक्शन कॉज करेगा, इन्फ्लामेशन कॉज करेगा।
इसके अलावा निमोनिया जो होता है मेनली वो छोटे बच्चों में होता है, जिनकी उम्र जो होती है 5 साल से छोटी होती है, या फिर जो बुजुर्ग लोग होते हैं 65 ईयर के जो ओल्डर पीपल्स होते हैं उनमें अधिक देखा गया है, या उन लोगों में जिनको कि जैसे टीबी की बीमारी है, HIV है, ल्यूकेमिया है, कैंसर है, उन व्यक्तियों में क्या होता है कि ऑलरेडी उनकी जो इम्यूनिटी वो कमजोर पड़ जाती है, ठीक है, उनकी इम्यूनिटी वीक हो जाती है, वो इम्यूनो सप्रेस्ड पीपल्स होते हैं, तो उनमें ये भी निमोनिया अधिक जल्दी देखा जा सकता है, ठीक है ना। तो इन लोगों में निमोनिया होने के हाई रिस्क रहते हैं। तो ये पैथोजन हमारे कहाँ जाएगा, लंग्स में जाएगा, और क्या करेगा वहाँ पर जाके, ये वहाँ पर जाके क्या करेगा, लीडिंग टू फिलिंग ऑफ फ्लूइड और पस। ये हमारे एल्वुलाई में या फिर साइनस वाले भाग में ना पस फ्लूइड कलेक्शन करना शुरू कर देगा। आप सोचो जो हमारा एल्वुलाई है इसके अंदर गैसेस एक्सचेंज होता है, मतलब मेनली एल्वुलाई का काम क्या है, गैस को फिल करना, ठीक है। बट क्या होगा, इन्फेक्शन, इन्फ्लामेशन, स्वेलिंग के द्वारा क्या हुआ, यहाँ पर बाहर के माइक्रो ऑर्गेनिज्म ने अपना घर बना दिया, ठीक है, वहां पर वो उन्होंने इन्फेक्शन कॉज कर दिया। तो यहाँ पर अगर इन्फेक्शन हो जाएगा, यहाँ पर फ्लूइड अगर बढ़ जाएगा, तो अब क्या यहाँ पर गैसेस एक्सचेंज हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, ठीक है ना। और धीरे धीरे ये इन्फेक्शन और भी ज़्यादा बेकार हो जाता है, इसके कॉम्प्लिकेशन और भी खतरनाक हो जाते हैं। वैसे तो निमोनिया ट्रीटेबल है, बट अगर इसको ट्रीट सही टाइम पे ना किया जाए तो इसके कॉम्प्लिकेशन और अधिक बढ़ जाते हैं, ठीक है। अब क्या होता है, जब बाहर से कोई बैक्टीरिया, वायरस हमारे अंदर आता है, बाहर से हम इनहेल करते हैं, तो हमारी बॉडी की जो इम्यूनिटी सेल्स होती है वो भी तो अपना रिस्पॉन्स देगी ना, वो भी अपना रिस्पॉन्स देगी। तो क्या होता है, जब भी हमने कोई बैक्टीरिया गलती से इनहेल कर दिया, वैसे तो हमारे लंग्स के अंदर कुछ ऐसे सिस्टम होते हैं जिसके द्वारा जब भी हम कोई डस्ट पार्टिकल या धूल मिट्टी या फिर गलती से कुछ इनहेल कर लेते हैं तो हमें अचानक से खांसी आती है, हमें अचानक से गैग रिफ्लेक्स आता है, ठीक है। बट कुछ लोगों में कई बार क्या होता है, गैग रिफ्लेक्स ढंग से नहीं आ पाता, या फिर माइक्रो ऑर्गेनिज्म बाहर के इतने ताकतवर होते हैं कि वो हमारे लंग्स में इन्फेक्शन कॉज कर देते हैं, ठीक है। तो अब हमारी बॉडी की जो इम्यूनिटी सेल होगी ना, वो वहां पर अपना रिस्पॉन्स दिखाएगी, और जैसे हमारी बॉडी के माइक्रोफेजेस, न्यूट्रोफिल्स उस जगह पर जाएंगे उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म को डिस्ट्रॉय करने के लिए, मारने के लिए, तो होता क्या है, यहाँ पर हमारी इम्यूनिटी सेल्स और ज्यादा केमिकल साइटोकाइंस निकालना शुरू कर देती है, जिसकी वजह से यहाँ पर पस कलेक्शन और अधिक बढ़ जाएगा, और अधिक फ्लूइड भर जाएगा, यहाँ पर बिल्कुल थिक वाला फ्लूइड भर जाएगा, जिसको हम बलगम बोलते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, फ्लूइड कलेक्शन हो जाएगा, म्यूकस भर जाएगा, और ढंग से गैसेस एक्सचेंज नहीं हो पाएगा, इसी को ही हम निमोनिया बोलते हैं। तो आपको समझ आ गया निमोनिया कहाँ पर होता है, हमारे लंग्स में होता है। हमारे लंग्स में लोअर रेस्पिरेटरी सिस्टम की बीमारी है, और इसकी सही डेफिनेशन ये है कि ये हमारे एसाइनस वाले भाग में होता है। एसाइनस कौन सा भाग है, जो 3 भागों से मिलकर बना है, रेस्पिरेटरी ब्रोंकाई, एल्वुलर डक्ट और हमारा एल्वुलर सैक, यहीं पर ही एक्चुअल में गैसेस एक्सचेंज होता है, ठीक है। तो बाहर के माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो गए, जिन लोगों की इम्यूनिटी कमजोर होती है, या फिर छोटे बच्चे, 5 साल से छोटे बच्चे, या फिर ओल्डर पीपल्स, ठीक है, इनको अधिक निमोनिया होने का खतरा होता है। और एक और बात है, जो निमोनिया है वो हाईली कंटीजियस डिजीज है, मतलब अगर किसी व्यक्ति को निमोनिया है और वो हमारे आसपास आके बातें कर रहा है, या फिर हम उससे बात कर रहे हैं, आसपास के एनवायरनमेंट बैठ रहे हैं, तो ये हमको भी फैल सकता है। तो मतलब ये एक दूसरे से फैल सकता है, हाईली कंटीजियस जो है डिजीज कंडीशन है, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है, निमोनिया का होता है हमारा एसाइनस वाले भाग में होता है। कुछ लोग बोलते हैं कि जो निमोनिया लंग पैरेन्काइमा में होता है, तो लंग पैरेन्काइमा है क्या, लंग पैरेन्काइमा हमारा एल्वुलाई ही रीजन है, ठीक है ना। लंग पैरेन्काइमा को हम एल्वुलर रीजन ही बोलते हैं, क्योंकि हमारे जो एल्वुलाई रीजन है वो सिंगल लेयर ऑफ एपिथेलियम सेल से बना हुआ है, ताकि वहाँ इजीली मतलब जो है गैसेस एक्सचेंज हो जाए। अगर सिंगल लेयर, पतली लेयर रहेगी, तभी क्या होगा, गैसेस एक्सचेंज हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर बहुत सारी कैपिलरीज लगी होती है, ब्लड की और आर्टरी और वेन्स की, तो इसके थ्रू क्या होता है, यहाँ पर गैसेस एक्सचेंज होता है। बट अगर यहाँ पर एस्पिरेशन के थ्रू फॉरेन पार्टिकल ने यहाँ पर पस कलेक्शन कर दिया, फ्लूइड कलेक्शन हो गया, तो अच्छे से गैस एक्सचेंज नहीं हो पाएगा, इसी को ही हम क्या बोलते हैं, निमोनिया बोलते हैं। तो ये थी यहाँ पर डेफिनेशन निमोनिया की। नेक्स्ट है यहाँ पर क्लासिफिकेशन ऑफ निमोनिया। तो यहाँ पर जो 3 मेन क्लासिफिकेशन है वो यहाँ पर निमोनिया के है, जो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। पहला है एनाटॉमिकल बेस पे कैसे हम क्लासिफाई कर सकते हैं निमोनिया को। दूसरा है इटियोलॉजिकल, उसके कारण के बेस पे हम कैसे क्लासिफाई करते हैं। तीसरा है क्लिनिकल सेटिंग, मतलब किस एरिया से, किस जगह से निमोनिया फैल रहा है, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर और भी क्लासिफिकेशन होते हैं निमोनिया के, बट आपको ये 3 जो क्लासिफिकेशन है, जो मेन क्लासिफिकेशन है, वो ही ध्यान में रखना है, ठीक है। पहला हम पढ़ लेते हैं एनाटॉमिकल बेस पे, मतलब कैसे क्लासिफाई करते हैं निमोनिया को। एनाटॉमिकल मतलब लंग्स के किस वाले एरिया में, किस वाले भाग में, ठीक है, किस वाले क्षेत्र में यहाँ पर निमोनिया हो रहा है। तो एनाटॉमिकल यहाँ पर पहला है लोबार निमोनिया। लोबार मतलब क्या होता है, लोब, सेगमेंट, कोई सेगमेंट लंग्स का। आपको पता है जो राइट लंग है उसमें 3 यहाँ पर सेगमेंट होते हैं, ठीक है ना, और लेफ्ट लंग में कितने सेगमेंट होते हैं, 2। तो जब ट्रैकिया नीचे आके बाइफरकेट करता है
और वो यहाँ पर ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी, टर्मिनल और रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स जाकर एल्वुलर डक्ट और फाइनली वहां पर एल्वुलाई जुड़ते हैं, ठीक है ना। तो लोबार का मतलब है किसी एक सेगमेंट में निमोनिया होना। तो राइट लंग में यहाँ पर 3 सेगमेंट है, तो क्या पता ये निमोनिया ऊपर वाले सेगमेंट में अफेक्ट कर सकता है, मतलब ऊपर वाला सेगमेंट इन्फ्लामेशन यहाँ पर कॉज कर सकता है, या फिर ये लेफ्ट वाले भाग में नीचे की रीजन में भी क्या कर सकता है, निमोनिया कॉज कर सकता है। मतलब कौन सा सेगमेंट, कौन सा भाग यहाँ पर लंग्स का अफेक्ट हो रहा है उसको बोलते हैं लोबार निमोनिया, ठीक है। ये मीडियम वाले क्षेत्र में भी अफेक्ट कर सकता है, मतलब किसी एक पर्टिकुलर सेगमेंट में ही यहाँ पर निमोनिया होगा, वो कहीं दूसरे सेगमेंट में नहीं फैलेगा। क्या वो निमोनिया राइट लंग और लेफ्ट लंग के अलग अलग सेगमेंट में हो सकता है? हाँ, हो सकता है। उसे हम बोलेंगे बाइलेटरल निमोनिया, मतलब राइट लंग का भी और लेफ्ट लंग का भी दोनों का सेगमेंट अफेक्ट हो गया है, ठीक है, बाइलेटरल निमोनिया। तो यहाँ पर सिर्फ एक सेगमेंट में, सिर्फ एक ही क्षेत्र में, एक ही पर्टिकुलर एरिया में यहाँ पर निमोनिया होगा, ठीक है ना। राइट लंग में 3 सेगमेंट है, लेफ्ट लंग में 2 सेगमेंट है, क्योंकि यहाँ पर हार्ट आता है, उसका स्पेस होता है वहाँ पर, ठीक है ना। तो किसी एक भाग में यहाँ पर निमोनिया हुआ है। दूसरा क्या है यहाँ पर, लोब्यूलर। लोब्यूलर का दूसरा नाम क्या है, ब्रोंकोनिमोनिया। इसके नाम से ही पता लग रहा है, मतलब जो लास्ट का टर्मिनल ब्रोंक्यूल है उसके बाद रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल आता है, ठीक है। तो टर्मिनल ब्रोंक्यूल के बाद जो जो एरिया आ रहा है उन सब में यहाँ पर निमोनिया होगा, ठीक है। आपको ध्यान रखना है कि लोबार में तो पूरा एक सेगमेंट डिफ्यूज होता है, मतलब कंप्लीट सेगमेंट को वहां पर इन्फ्लामेशन कॉज करता है, वहां पर सॉलिडिफिकेशन कॉज करता है, ठीक है, वहीं पर ही निमोनिया होगा। पर लोब्यूलर में, मतलब कभी लोब्यूलर में क्या होगा कि टर्मिनल ब्रोंक्यूल के बाद जो जो वहां पर एरिया आ रहा है उनमें निमोनिया होगा, ठीक है। जैसे कि ये हमारा लेफ्ट लंग है, ये हमारा राइट लंग है। अगर आप देखो, ठीक है, जब ये ब्रोंकाई ब्रोंक्यूल्स बहुत छोटी छोटी अन्य ब्रांचेस में अंदर बंट जाती है, बहुत छोटी छोटी ब्रांचेस में अंदर बंट जाती है, और लास्ट में इनसे रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल और फिर एल्वुलर डक्ट मिलके लास्ट में क्या बनाता है, एल्वुलर सैक बनाते हैं यहाँ पर ऐसे करके, ठीक है। तो ये क्या है, एल्वुलर सैक है। अब लोब्यूलर निमोनिया कब होगा, टर्मिनल ब्रोंक्यूल के बाद जो रीजन आ रहे हैं उन सब में लोब्यूलर निमोनिया होगा, ठीक है। तो यहाँ पर इस सेगमेंट इसको डिवाइड कर देते हैं। तो ये ना पैचेस में होगा, मतलब थोड़ा बहुत इधर होगा, थोड़ा बहुत इधर होगा, थोड़ा बहुत इधर होगा। जैसे कि यहाँ पर इन्फ्लामेशन हो गया, ठीक है, फिर यहाँ पर इन्फ्लामेशन हो गया, फिर यहाँ पर इन्फ्लामेशन हो गया, यहाँ पर इन्फ्लामेशन हो गया। तो ये पूरे लोब को अफेक्ट नहीं कर रहा, मतलब डिफ्यूज फॉर्म में नहीं है, ठीक है, ये बिल्कुल फैला नहीं है, पूरे एक लोब को अफेक्ट नहीं कर रहा है, ये पैचेस में हो रहा है। पैचेस समझ रहे हो, जगह छोड़ छोड़ के हो रहा है, ठीक है, कहीं पर हो रहा है, कहीं पर नहीं हो रहा है, कहीं पर हो रहा है, कहीं पर नहीं हो रहा है, ठीक है ना। तो ये टर्मिनल ब्रोंक्यूल के बाद जितने भी रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल निकल रहे हैं, जितने भी एल्वुलर डक्ट निकल रहे हैं, जितने भी एल्वुलाई निकल रहे हैं, उनमें हो रहा है। और इसी तरह से यहाँ पर भी, यहाँ पर हो जाएगा, ये तो यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा। और आपको दिख रहा है बीच का स्पेस यहाँ पर व्हाइट व्हाइट, मतलब यहाँ पर निमोनिया नहीं हुआ है। जहां पर मैंने ग्रीन ग्रीन करा है वहीं पर ही निमोनिया हुआ है, मतलब पैचेस में होगा, पूरे सेगमेंट को ये अफेक्ट नहीं करेगा, ठीक है। टर्मिनल ब्रोंक्यूल के बाद जितना भी टर्मिनल ब्रोंक्यूल, जितनी ब्रांचेस निकलती है, रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल 5-6 टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स निकलती है, 5-6 रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स निकलती है, बहुत सारे एल्वुलर डक्ट निकलते हैं, उनसे बहुत सारे एल्वुलाई अटैच्ड होते हैं, उन सब में ये निमोनिया होगा। बट ये पैचेस में होगा, मतलब ये सरफेस को, मतलब पूरे सेगमेंट को देखो अफेक्ट नहीं कर रहा है। थोड़ा बहुत यहाँ पर हो जाएगा, थोड़ा बहुत इधर हो जाएगा, ठीक है, थोड़ा बहुत यहाँ हो जाएगा, ऐसे थोड़ा बहुत यहाँ हो जाएगा। तो लंग्स का पूरा एक सेगमेंट अफेक्ट नहीं हो रहा है। टर्मिनल ब्रोंक्यूल के बाद ये पैचेस में हो रहा है, कहीं पर छोड़ रहा है, कहीं पर नहीं हो रहा है, कहीं पर हो रहा है, कहीं पर नहीं हो रहा है, ठीक है ना। नेक्स्ट है यहाँ पर इंटरस्टिशियल निमोनिया। अब इंटरस्टिशियल मतलब क्या होता है, देखो जब भी एक सेल, मतलब जब भी एक एल्वुलाई दूसरे एल्वुलाई से जुड़ा होता है तो हल्का बहुत बीच में स्पेस बढ़ता है, ठीक है। ये जो पीछे का बैकग्राउंड है ना व्हाइट वाला, उसको मतलब इंटरस्टिशियल, ठीक है, जो बैकग्राउंड रीजन है, मतलब एल्वुलाई जब एक दूसरे से अटैच्ड हो रखे हैं, टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स एक दूसरे से अटैच्ड हो रखे हैं, एल्वुलर डक्ट एक दूसरे से अटैच्ड हो रखे हैं, उनके पीछे जो स्पेस बचता है, जब भी कोई सेल और टिश्यू एक दूसरे से अटैच्ड ऐसे मिला होता है तो हल्का बहुत गैप और पीछे स्पेस होता है, बैकग्राउंड स्पेस होता है, वहां पर अगर निमोनिया होगा उससे बोलते हैं इंटरस्टिशियल निमोनिया। क्या बोलते हैं, इंटरस्टिशियल निमोनिया। नेक्स्ट हम यहाँ पर देख लेते हैं इटियोलॉजिकल, ठीक है, मतलब कारण। अब कारण तो बहुत सारे, बैक्टीरिया है, वायरस है, फंगाई है,
और इसके अलावा केमिकल कारण भी है, ठीक है, बट हम मेन वाले जो कारण है वही पढ़ रहे हैं यहाँ पर। तो पहला यहाँ पर बैक्टीरियल निमोनिया, जो निमोनिया बैक्टीरिया के द्वारा होता है, ठीक है, बैक्टीरियल निमोनिया ही सबसे ज़्यादा क्या है, हार्मफुल है। सबसे ज़्यादा इन्फेक्शन कौन कॉज करता है, बैक्टीरियल निमोनिया। सबसे ज़्यादा हाई रिस्क पेशेंट बैक्टीरियल निमोनिया के ही होते हैं। तो इसमें मैंने दो यहाँ पर नाम दिए हैं बैक्टीरिया के, इसके अलावा मैं आपको आगे और भी बैक्टीरिया के बताऊंगी, ठीक है। तो पहला यहाँ पर स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया बैक्टीरिया, हीमोफिलस निमोनिया बैक्टीरिया, ठीक है। तो ये मेन जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, इससे पेशेंट को ज़्यादा दिक्कत होती है और सबसे अधिक बैक्टीरियल इन्फेक्शन ही पाया जाता है। नेक्स्ट है यहाँ पर वायरल इन्फेक्शन, ठीक है, वायरल निमोनिया। ये अधिकतर मतलब जो 65 ईयर एज के बाद जो लोग होते हैं, ठीक है, ओल्डर पीपल्स होते हैं, या फिर छोटे जो बच्चे होते हैं 5 साल से छोटे, या फिर जिनकी इम्यूनिटी कमज़ोर होती है, जैसे कि HIV पेशेंट, कैंसर पेशेंट, ल्यूकेमिया पेशेंट, उनमें ज़्यादा वायरल निमोनिया होने का खतरा है, ठीक है, जिनकी इम्यूनिटी ऑलरेडी वीक होती है। तो यहाँ पर कौन कौन से वायरस है, इन्फ्लुएंजा वायरस और कोरोना वायरस, इसके अलावा एडिनो वायरस भी, ठीक है ना। तो कोरोना वायरस काफ़ी ज़्यादा फैल गया था, वायरल इन्फेक्शन था ये। तो ये बच्चों में, ओल्डर पीपल्स में, ठीक है, इम्यूनो सप्रेस्ड पीपल्स में देखा जाता है वायरल निमोनिया। नेक्स्ट है फंगल निमोनिया। फंगल निमोनिया ऐसे एरिया में होता है जहाँ पर बहुत सारे बैट्स, चमगादड़ वगैरह होते हैं, ठीक है, कुछ ऐसी बर्ड्स वगैरह होती है जो निमोनिया कॉज करती है, ठीक है ना। तो यहाँ पर है हिस्टोप्लाज्मा, उनमें क्या होते हैं, हिस्टोप्लाज्मा नाम के फंगल निमोनिया होते हैं। तो पैरासाइट से और फंगल से ना जो निमोनिया के केसेस है वो बहुत ही कम देखने को मिलते हैं, ठीक है ना। मेन जो मिलते हैं वो बैक्टीरियल और वायरल इन्फेक्शन से निमोनिया होता है, फंगस से और पैरासाइट से बहुत ही कम केसेस देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर एस्पिरेशन निमोनिया। एस्पिरेशन मतलब क्या है कि गलती से हम खाना खा रहे हैं और खाते खाते हम बात भी कर रहे हैं, तो उससे क्या होगा, अगर हम खाते खाते बात भी कर रहे हैं और खाना भी खा रहे, सांस भी ले रहे, तो गलती से कोई चीज़ अगर हमारे ट्रेकिया, इसोफेगस में ना जाके हमारे ट्रेकिया में चली जाए, ठीक है, हमारे ट्रेकिया में चली जाए तो क्या होगा, उससे वहाँ पर इन्फेक्शन होगा, ठीक है। और एस्पिरेशन किस चीज़ का हो सकता है, मतलब कुछ चीज़ गलती से ट्रेकिया में निगल लेना, जैसे कि कई बार गैस्ट्रिक रिफ्लेक्स जो होता है, एक्सेल जब होता है, ठीक है, एसिडिटी के कारण, तो वो भी अचानक से कहाँ जाएगा, वापस हमारे ट्रेकिया में, वहाँ पर इन्फेक्शन कॉज करेगा। या इसके अलावा बाहर के जो पैथोजन है, बाहर के बैक्टीरिया, वायरस वगैरह है, अगर वो गलती से हमारे ट्रेकिया में अंदर चले जाएंगे तो वो भी क्या करेंगे, एस्पिरेशन निमोनिया कॉज करेंगे। कुछ पेशेंट को जैसे सीवियर डिजीज कंडीशन होती है तो उनको उस टाइम पे वॉमिटिंग होती है, उल्टी वगैरह होती है, वॉमिटिंग वगैरह, कई बार पेशेंट उस वॉमिट को एस्पिरेट कर लेता है, मतलब अंदर निगल लेता है, तो वो भी आगे चल के क्या कॉज कर सकता है, निमोनिया ही कॉज कर सकता है। नेक्स्ट है क्लिनिकल सेटिंग, मतलब कौन से क्षेत्र में, कौन से एरिया में जहाँ पेशेंट जा रहा है, क्लिनिकली मतलब कौन सा एरिया है वो जहाँ पर निमोनिया हो रहा है। पहला है कम्युनिटी एक्वायर्ड निमोनिया। कम्युनिटी मतलब समूह, ठीक है, जैसे कि अगर गैदरिंग है कहीं पर, बहुत सारे लोग एक जगह बैठ के इकट्ठा हो रहे हैं, कहीं पर मेला है, वहाँ पर किसी को निमोनिया है, तो वो बहुत ही, निमोनिया हाईली कंटीजियस डिजीज है, मतलब एक दूसरे से फैल जाता है वो, ठीक है। तो उस मेले में बहुत सारे लोग गैदर है, भीड़ भड़ाका एरिया है, शॉपिंग मॉल हो गया, मार्केट वाला प्लेस हो गया, ठीक है, या फिर कोई कम्युनिटी की फौज का एरिया हो गया, ठीक है ना। तो ऐसा मतलब गैदरिंग वाला एरिया जहाँ पर लोगों की भीड़ इकट्ठा हो, कम्युनिटी इकट्ठा हो, जैसे कि इसका एग्जाम्पल है कोरोना वायरस, ठीक है। तो कोरोना में उस टाइम पर लोगों की सोशल गैदरिंग को मना कर देता, ठीक है ना, सबको कहा था कि अलग अलग सबको रहना है और मास्क पहन के रहना है। तो इसी तरह से कम्युनिटी एक्वायर्ड निमोनिया होता है। नेक्स्ट है यहाँ पर हॉस्पिटल एक्वायर्ड निमोनिया। इसके नाम पे पता लग रहा हॉस्पिटल, मतलब पेशेंट को पहले निमोनिया नहीं था, ठीक है, पेशेंट को कोई डिजीज कंडीशन थी, सपोज पेशेंट को कोई कैंसर है या फिर HIV है या फिर कोई COPD डिजीज कंडीशन है, तो पेशेंट किसी डिजीज कंडीशन को लेकर हॉस्पिटल में गया, ठीक है। अब उसको पहले से इतनी बड़ी इलनेस है, मतलब उसकी इम्यूनिटी ऑलरेडी क्या है, वीक है, उसकी इम्यूनिटी ऑलरेडी सप्रेस्ड है। अब क्या होगा, हॉस्पिटल में इन्वायरमेंट में अगर उसकी इम्यूनिटी सप्रेस्ड है और वो पहले उसको कोई डिजीज कंडीशन चल रही है, जैसे वो हॉस्पिटल गया तो उसके 48 आवर्स के बाद या फिर 3-4 दिन बाद उसको वहाँ पर निमोनिया हो गया, उसको बोलते हैं हॉस्पिटल एक्वायर्ड निमोनिया। ऐसा निमोनिया जो हॉस्पिटल के वातावरण से पेशेंट में फैलता है उसको बोलते हैं हॉस्पिटल एक्वायर्ड निमोनिया। नेक्स्ट है, इसी का जो सब टाइप है, सब पार्ट है, वो क्या है, वेंटिलेटर एसोसिएटेड निमोनिया। ज़्यादातर जो पेशेंट बेचारे कैंसर पेशेंट होते हैं या फिर COPD पेशेंट होते हैं, ठीक है, जिनकी हालत बहुत ही ख़राब होती है, उनमें जब वेंटिलेटर लगाते हैं ना, तो वेंटिलेटर थोड़ा बहुत टीयर, मतलब वहाँ पर जो टिश्यू होते हैं, अंदर सेल्स होते हैं ना हमारे ट्रेकिया में, हमारे ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स, लंग्स में, वहाँ पर वो हल्का बहुत इन्फ्लामेशन कट कॉज कर देता है, ठीक है ना, क्योंकि उसमें जो एयर होती है वो डैमेज हल्का बहुत वहाँ टिश्यू में, सेल्स में कॉज करती है। तो उसके द्वारा बाहर के जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है ना,
वो वहाँ पर जर्मिनेट करना शुरू कर देते हैं। मतलब पेशेंट को वेंटिलेटर में रखकर, अगर काफ़ी दिन से पेशेंट वेंटिलेटर में है तो उसके चांसेस बन जाते हैं कि उसको निमोनिया भी कॉज होगा, ठीक है ना। तो जो निमोनिया वेंटिलेटर के द्वारा होता है उसको बोलते हैं वेंटिलेटर एसोसिएटेड निमोनिया, क्योंकि वेंटिलेटर से वहाँ पर वियर एंड टियर होगा, मतलब टिश्यू में वहाँ पर कटफट लगेगा, ठीक है ना। तो उससे पेशेंट को क्या होगा, वहाँ पर निमोनिया हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर हेल्थ केयर एसोसिएटेड निमोनिया। हेल्थ केयर मतलब हम कोई हेल्थ केयर लेने गए, कोई फैसिलिटी लेने गए, सपोज किसी पेशेंट की किडनी डैमेज है, ठीक है, तो उस बेचारे को तो डायलिसिस के लिए जाना पड़ेगा, ठीक है, हर हफ्ते जाना पड़ेगा उसको डायलिसिस के लिए, या फिर महीने में 2-3 बार जाना पड़ेगा। तो अब वो पेशेंट मतलब अपनी किडनी की डिजीज के लिए डायलिसिस सेंटर में आया था, ठीक है, अब उसको मतलब आना ही पड़ेगा डायलिसिस सेंटर हर 1 महीने में, 2 महीने में, 3 महीने में। तो उसको वहाँ डायलिसिस सेंटर से निमोनिया फैल गया, या फिर पेशेंट कोई हार्मफुल डिजीज कंडीशन को लेकर लगातार आउट पेशेंट डिपार्टमेंट में चेकअप कराने आ रहा है, ठीक है ना, तो लगातार वो हॉस्पिटल के कांटेक्ट में है, ठीक है, उसको वहाँ आना पड़ता है, तो उसको उस वाले इन्वायरमेंट से वहाँ क्या हो गया है, वहाँ से निमोनिया कॉज हो गया है। तो ये थे इसके क्लासिफिकेशन ऑफ निमोनिया। नेक्स्ट है यहाँ पर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ऑफ निमोनिया, ठीक है। तो जो मेन कारण है निमोनिया होने का वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म ही है, जो बाहर के पैथोजेंस है उनके थ्रू ही जो होता है वो निमोनिया होता है। तो यहाँ पर कौन कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो निमोनिया कॉज करते हैं। सबसे पहला जो है वो बैक्टीरियल निमोनिया है, क्योंकि 56 से लेकर 58% केसेस जो होते हैं निमोनिया के वो मेनली बैक्टीरिया के थ्रू ही होते हैं, ठीक है ना। और उसमें सबसे कॉमन, सबसे अधिक देखा जाने वाला बैक्टीरिया कौन सा है, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया है, इसके थ्रू ही सबसे अधिक निमोनिया के केसेस मिलते हैं। इसके अलावा जो और बैक्टीरिया है वो है हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा, ठीक है, और स्टेफिलोकोकस ऑरस, क्लेप्सिला निमोनिया एंड माइकोप्लाज्मा निमोनिया। इसके अलावा अन्य और भी बहुत सारे बैक्टीरिया है जो कि क्या करते हैं, निमोनिया कॉज करते हैं, बट जो मेन बैक्टीरिया है वो ये स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया वाला बैक्टीरिया है। तो बैक्टीरियल इन्फेक्शन बहुत ही ज़्यादा पाया जाने वाला इन्फेक्शन है और ये पेशेंट में एक सीवियर कॉम्प्लिकेशन, सीवियर डिजीज निमोनिया कॉज करता है, ठीक है। और सबसे अधिक जो देखते हैं वो बैक्टीरियल निमोनिया ही देखते हैं। इससे बचने के लिए आप वैक्सीनेशन शॉट ले सकते हो, फ्लू शॉट ले सकते हो, और इसके लिए हम एंटीबायोटिक मेडिसिन भी यूज करते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर वायरल निमोनिया, ठीक है, जो वायरस जैसे कि कभी हमको कॉमन कोल्ड हो गया या फिर फ्लू हो गया, ठीक है, तो उसके दौरान निमोनिया का होना। तो वायरल निमोनिया के केसेस थोड़ा कम देखे गए हैं एज कम्पेयर टू बैक्टीरियल निमोनिया के। तो कौन कौन से वायरस यहाँ पर निमोनिया कॉज करते हैं। पहला है यहाँ पर इन्फ्लुएंजा वायरस, ठीक है, इन्फ्लुएंजा ए वायरस एंड इन्फ्लुएंजा बी वायरस, जो कॉमन कोल्ड और फ्लू कॉज करते हैं, वही जो वायरस है आगे चल के क्या कॉज करेंगे, निमोनिया कॉज कर देंगे। नेक्स्ट है यहाँ पर रेस्पिरेटरी सिनेस्टल वायरस, RSV वायरस, नाम इसका आपने पहले सुना होगा। रेस्पिरेटरी सिनेस्टल वायरस यहाँ पर रेस्पिरेटरी इलनेस मतलब निमोनिया कॉज करता है। फिर इसके अलावा सार्स कोविड-2, ठीक है, जो कि कोविड-19 जब हुआ था तो कौन सा वायरस था, सार्स कोविड-2 वायरस। इसके अलावा जो कोविड के और भी वायरस होते हैं, सार्स-1 हो गया, मार्स-1 हो गया, वो भी क्या करते हैं यहाँ पर निमोनिया कॉज करते हैं। फिर है एडिनो वायरस, ठीक है, पैरा इन्फ्लुएंजा वायरस एंड राइनो वायरस। तो ये सारे वायरस क्या करेंगे, निमोनिया कॉज करेंगे। इससे पेशेंट को जो सिम्टम होंगे स्टार्टिंग में वो कोल्ड की तरह आएंगे, फ्लू की तरह आएंगे, ठीक है ना। और ये जो होता है ये एक पर्सन से दूसरे पर्सन में फैल जाता है, ठीक है, हाईली कंटीजियस होता है। बैक्टीरियल इन्फेक्शन भी फैलता है, बट यहाँ पर जो पेशेंट को सिम्टम आएंगे वायरल इन्फेक्शन के थ्रू वो पहले माइल्ड आएंगे, मतलब पहले कम कम सिम्टम आएंगे, फिर वो जाके बाद में मॉडरेट और सीवियर कंडीशन में जाएंगे। बट बैक्टीरियल निमोनिया में इन्फेक्शन जो पेशेंट को होता है वो हाईली क्या होता है, बहुत ही भयंकर कंडीशन में होता है। सिम्टम अचानक से बहुत ही सीवियर सिम्टम पेशेंट में देखने को मिलते हैं। बैक्टीरियल निमोनिया में पेशेंट को सीवियर सिम्टम देखने को मिलेंगे, जबकि वायरल इन्फेक्शन में जो सिम्टम होते हैं पहले माइल्ड होंगे, फिर आगे चल के वो सीवियर कंडीशन में जाएंगे धीरे धीरे करके। यहाँ पर एंटीबायोटिक काम नहीं करती है, तो यहाँ पर हम एंटीवायरल मेडिसिन देते हैं। वैसे ये निमोनिया जो होता है, वायरल निमोनिया, ये कुछ ही टाइम बाद अपना आप ही ठीक होना शुरू हो जाता है, ठीक है, ये इतना कॉम्प्लिकेट नहीं हो पाता है, और अगर हो भी रहा है तो इसमें हम एंटीवायरल मेडिसिन यूज करते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर कौन सा है, फंगस निमोनिया। फंगस निमोनिया के केसेस बहुत ही कम होते हैं, मतलब कुछ ही पर्सन्स में फंगाई के द्वारा निमोनिया देखा गया है, ठीक है। अब यहाँ पर कौन कौन से फंगस होते हैं, जैसे कि निमोसिस्टिस जुरोवेसी, ठीक है, ये क्या करता है, फंगस इन्फेक्शन कॉज करता है। इसके अलावा एस्परजिलस फंगस, नेक्स्ट है यहाँ पर कैंडिडिया एंड नेक्स्ट है हिस्टोप्लाज्मा कैप्सुलेटम। ये सारे क्या करते हैं, फंगस इन्फेक्शन कॉज करते हैं। अब फंगस इन्फेक्शन पेशेंट में कैसे होगा,
कोई मिट्टी वगैरह है, ठीक है, कहीं पर डस्ट वगैरह है, मिट्टी वगैरह, तो मिट्टी में हार्मफुल फंगाई वगैरह होते हैं, ठीक है, सॉइल में मिक्स्ड होते हैं वो, तो वहां पर अगर हम कंटामिनेटेड सॉइल वगैरह टच कर रहे हैं, या फिर ज़्यादातर फंगस इन्फेक्शन ना कुछ एरियाज में, कुछ कंट्रीज में देखा गया है, या फिर कुछ आइलैंड्स में देखा गया है, जैसे कि डेजर्ट एरिया में फंगस इन्फेक्शन होने का खतरा होता है। जो हाईली ईस्टर्न स्टेट्स होते हैं वहाँ पर फंगस इन्फेक्शन के केसेस बहुत मिलते हैं। मेनली जो डेड ऑर्गेनिज्म होते हैं, अगर चिड़िया वगैरह मर गई, ठीक है, बर्ड वगैरह कहीं पर मर गई है, या फिर जो बैट होता है, चमगादड़ होता है, ठीक है, उसके थ्रू भी ये क्या होता है, फंगस इन्फेक्शन कॉज करता है। तो मेन कारण क्या है, बर्ड ड्रिपिंग, ठीक है, इसके अलावा जो ये होते हैं चमगादड़ वगैरह होते हैं, और सॉइल में मेनली पाया जाता है जहाँ पर डेड बॉडी, ठीक है, डेड कोई भी एनिमल की डेड बॉडी है तो वो सॉइल में कुछ टाइम बाद डिकम्पोज हो जाएगी, ठीक है ना, और वो सॉइल में मिल जाएगी। फिर अगर उसी सॉइल को हम टच करते हैं तो वो, उससे हम नाक को टच करेंगे, आइज को टच करेंगे, माउथ को टच करेंगे, तो वो हमारे अंदर रेस्पिरेटरी सिस्टम में फंगस इन्फेक्शन फैल जाएगा, ठीक है ना। तो मेन कारण इसका ये हो गया है, बट इसके केसेस बहुत ही कम देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर पैरासाइट्स। पैरासाइट्स के केसेस ये बहुत ही कम होते हैं, ये मेनली 4 से 5% केसेस ही पैरासाइट्स जो निमोनिया है उसके देखने को मिलते हैं। यहाँ पर है टॉक्सोप्लाज्मा गोनेडी, एस्केरिस, लंबर क्वाइड्स, जो है पैरासाइट क्या करते हैं, इन्फेक्शन कॉज करते हैं निमोनिया के। नेक्स्ट हमारे पास वो कौन कौन से रूट्स हैं, मतलब वो कौन कौन से रास्ते हैं जिनके थ्रू कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म और पैथोजन हमारे लंग्स के एल्वुलाई या फिर साइनस रीजन में एंटर करता है और वहाँ पर निमोनिया कॉज करता है, वहाँ पर इन्फ्लामेशन कॉज करता है, ठीक है। तो वो कौन कौन से ऐसे रास्ते हैं। पहला है इनहेलेशन ऑफ एयरबोर्न ड्रॉपलेट्स। अगर हम बाहर की जो अनहाइजीनिक एयर है, ठीक है, उसको इनहेल कर रहे हैं, ठीक है, तो ऑब्वियसली वो जो वहाँ का बाहर का माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो बाहर से हमारे लंग्स में जाएगा, ठीक है। ऐसा मान लीजिए हमारे आसपास कोई व्यक्ति है, ठीक है, उसको निमोनिया है और वो निमोनिया वाला पर्सन खांस रहा है, बातें भी कर रहा है और छींक भी रहा है, ठीक है, और उसी के आसपास के एनवायरनमेंट में हम भी रहते हैं, तो वहाँ की जो एयर है उसको हम भी इनहेल करेंगे, ठीक है, तो वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म, बैक्टीरिया, वायरस, फंगाई जो भी है वो हमारे अंदर भी, लंग्स के अंदर एल्वुलाई में चला जाएगा और वहाँ पर वो अपना मल्टीप्लिकेशन ग्रो करना शुरू कर देगा और एक हेल्दी व्यक्ति को भी निमोनिया हो जाएगा। या फिर ऐसा मान लीजिए कि कोई भीड़ भाड़ वाला एरिया है, क्राउडेड एरिया है, ठीक है, वहाँ पर कोई निमोनिया पर्सन किसी चीज़ों को टच कर रहा है, ठीक है ना, और वो सेम चीज़ें हमने जाके टच कर ली, ठीक है, जैसे कोविड में हुआ था कि कोई चीज़ टच नहीं करनी, किसी से हैंड शेक नहीं करना, और अगर हमने हैंड वॉश ना करा, ठीक है, और उसको नाक पे, आंखों पे और माउथ पे रब कर लिया तो वो सेम पैथोजन माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे लंग्स में एंटर कर जाएगा, ठीक है। इसके अलावा जो आसपास की जो मिट्टी होती है, ठीक है, सॉइल जिससे फंगस इन्फेक्शन होता है, वहाँ की जो मिट्टी है अगर उसके ड्रॉपलेट्स वगैरह एयर में है, उसको अगर हम इनहेल कर रहे हैं तो वो भी क्या होगा, हमें निमोनिया कॉज करेगा। नेक्स्ट है यहाँ पर एस्पिरेशन, मतलब कोई चीज़ गलती से निगल लेना। कई बार क्या होता है हम खाते खाते बातें भी करते हैं, ठीक है ना, तो खाना गलती से हमारे ईसोफेगस में ना जाके, फूड पाइप में ना जाके हमारे ट्रेकिया में जाता है, ठीक है ना, और उस फूड पार्टिकल के अंदर बैक्टीरिया, वायरस, फंगाई होते हैं, ठीक है, आगे चल के वो फूड पार्टिकल पेशेंट में क्या करेगा, निमोनिया कॉज करेगा। इसके अलावा जब क्या होता है कि हमारे माउथ में जब जुकाम लगता है, ठीक है, कोल्ड होता है इस टाइम पे, तो हमारी जो ओरोफेरिंग्स और जो नाक की जो नेजोफेरिंग्स होती है वो दोनों मिलकर हाइपोफेरिंग्स में जाती है, ठीक है ना, तो क्या होता है कई बार क्या होता है हमारे नाक में सलाइवा होता है, ठीक है, म्यूकस होता है, माउथ में सलाइवा होता है, या फिर पेशेंट वॉमिटिंग कर रहा है और गलती से अगर वो म्यूकस को या सलाइवा को या वॉमिट को एस्पिरेट कर जाता है, निगल जाता है ट्रेकिया में, तब पेशेंट को क्या होगा, एस्पिरेशन निमोनिया होगा, ठीक है। कई बार जिन व्यक्तियों में न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर होता है, जैसे कि पार्किंसन डिजीज कंडीशन होती है, या फिर कुछ एल्कोहलिक पेशेंट, ठीक है, उनका सीएनएस सिस्टम ढंग से काम नहीं करता है, उनके अंदर कॉन्शियस लेवल इतना अच्छा नहीं होता है, तो वो गलती से ये करते हैं अपनी वॉमिटिंग को, अपने सलाइवा को, अपने म्यूकस को, या कोई गलती से कोई फूड पार्टिकल को ट्रेकिया के अंदर निगल लेते हैं, जो आगे चल के क्या कॉज करेगा, निमोनिया कॉज करेगा। नेक्स्ट यहाँ पर हेमेटोजेनस। हेमेटोजेनस मतलब होता है ब्लड, ठीक है, ब्लड स्ट्रीम, जो हमारा ब्लड है वो बॉडी में हर जगह जाता है, ठीक है ना। अगर हमारे ब्लड में सेप्सिस है, मतलब कोई पैथोजन हमारे ब्लड में प्रेजेंट है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म अगर ब्लड में है, या पेशेंट को कोई यूटीआई, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन है, ठीक है, जैसे कि क्लैप्सिला निमोनिया, ठीक है, मेन क्या होता है, ये क्लैप्सिला निमोनिया के कारण होता है हेमेटोजेनस निमोनिया, ठीक है ना। तो हमारा जो खून है, ब्लड है, वो बॉडी में हर जगह जा रहा है।
अगर ब्लड में इन्फेक्शन है, सेप्सिस है, या पेशेंट को यूटीआई यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन है, तो ब्लड हमारे लंग्स में जाएगा, ठीक है, और वहां पर वो क्या कॉज कर देगा, निमोनिया कॉज कर देगा। नेक्स्ट है यहाँ पर सर्जिकल, मतलब जब हम ब्रोंकोस्कोपी सर्जरी करा रहे हैं या फिर एंडोट्रेकियल इंट्यूबेशन हो रहा है या चेस्ट की कोई सर्जरी हो रही है, ठीक है, उस दौरान भी चांसेस बन जाते हैं कि जो बाहर इन्वायरमेंट में आसपास जो हम सामान यूज़ कर रहे हैं, सर्जरी के इक्विपमेंट यूज़ कर रहे हैं, जो आसपास का इन्वायरमेंट है, उसके थ्रू भी वो पेशेंट के जो एल्वोलाई है वहाँ पर वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जाके जर्मिनेट हो सकते हैं, ठीक है। तो सर्जरी के दौरान भी इन्फेक्शन होने का खतरा होता है। नेक्स्ट है यहाँ पर ट्रॉमेटिक इनोकुलेशन, अगर पेशेंट को कोई गहरी चोट लगी है, जैसे कि अगर पेशेंट की चेस्ट इंजरी हुई, ठीक है, कार एक्सीडेंट हुआ है या फिर चेस्ट का फ्रैक्चर हुआ है, तो इस टाइम पे क्या होता है, चेस्ट इंजरी के दौरान पेशेंट को निमोनिया होने का खतरा बढ़ जाएगा। नेक्स्ट है यहाँ पर डायरेक्ट स्प्रेड, डायरेक्ट इसका नाम है, मतलब जो आसपास के ऑर्गन है, ठीक है, जैसे कि हमारे लंग्स के आसपास क्या है, हार्ट है, आगे स्टर्नम है, पीछे क्या वर्टिब्रा है, ठीक है, और लंग्स की जो बाहर की जो लेयर होती है उसको बोलते हैं प्लूरल लेयर, ठीक है। अगर इस प्लूरल लेयर में कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है तो इजीली हमारे लंग्स के जो एल्वोलाई है वहां पर चला जाएगा, इसको बोलते हैं डायरेक्ट स्प्रेड, मतलब एक ऑर्गन से दूसरे हेल्दी ऑर्गन में कोई डिजीज का फैलना, उसको बोलते हैं डायरेक्ट स्प्रेड। चलो अब डिस्कस कर लेते हैं कुछ रिस्क फैक्टर, मतलब कौन कौन से लोग और क्या क्या रिस्क फैक्टर है जिससे कि निमोनिया हो सकता है। पहला यहाँ पर एज रिलेटेड फैक्टर, अब एज में कौन कौन से लोग आएंगे, एक तो इन्फेंट्स आएंगे, छोटे बच्चे, ठीक है, इन्फेंट्स 2 साल से छोटे बच्चे, उनमें इम्यूनिटी अभी बन रही है, इम्यूनिटी इतने से बनी नहीं है, ठीक है, तो उनको निमोनिया जल्दी अटैक कर लेता है, ठीक है ना। या फिर ओल्डर पीपल्स जो 65 ईयर की एज के ऊपर है, उनकी इम्यूनिटी धीरे 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 वीक होनी शुरू हो जाती है, तो वो भी निमोनिया की चपेट में आ जाते हैं, ठीक है। इसके अलावा जो बच्चे ग्रोइंग एज में, ठीक है, ग्रोइंग मतलब अभी उनकी इम्यूनिटी इतनी मजबूत नहीं हुई है, ठीक है, उनकी इम्यूनिटी वीक है, तो उस दौरान उस बच्चे को निमोनिया होने का खतरा अधिक होता है। नेक्स्ट है यहाँ पर इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज स्टेट्स, अब कौन लोग आते हैं जिनकी इम्यूनिटी वीक होती है, कॉम्प्रोमाइज मतलब वीक होना, ठीक है, ऐसे कौन कौन से लोग आएंगे जिनकी इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज स्टेट में होंगे, ठीक है, जैसे कि जिन लोगों का HIV एड्स है, ठीक है, जो लोग कीमोथेरेपी का ट्रीटमेंट ले रहे हैं, कैंसर का ट्रीटमेंट ले रहे हैं, कीमोथेरेपी, ठीक है, या फिर कोई ऐसा पर्सन जिसको अभी ऑर्गन ट्रांसप्लांट हुआ है, ठीक है, ऑर्गन ट्रांसप्लांट अभी उसकी बॉडी में हुआ है तो उसकी इम्यूनिटी कमजोर होती है, या फिर ऐसे व्यक्ति जो लंबे टाइम से कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स ले रहे हैं, तो इन व्यक्तियों में अक्सर क्या होता है, इम्यूनिटी कमजोर होती है, इम्यूनिटी वीक होती है, तो ऐसे में उनको जो बाहर के जो पैथोजन है उनको एक अच्छा इन्वायरमेंट मिल जाता है, ठीक है, वो सोचते हैं कि पहले से ऑलरेडी बॉडी में इम्यूनिटी कमजोर है, तो वो डायरेक्ट जाके क्या होते हैं, लंग्स में अटैक कर देते हैं, ठीक है, वहां पर अपने जर्मिनेशन मल्टीप्लिकेशन करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि उनको वहां पर एक फेवरेबल इन्वायरमेंट, अच्छा इन्वायरमेंट मिल चुका है, क्योंकि बॉडी की इम्यूनिटी ऑलरेडी कमजोर है, तो वो डायरेक्ट क्या करेंगे, लंग्स को इन्फ्लामेशन कॉज करना शुरू कर देंगे, निमोनिया कॉज करना शुरू कर देंगे। नेक्स्ट है यहाँ पर क्रॉनिक डिजीज, जो पहले ही बहुत ही भयंकर रोग से लोग सफर कर रहे हैं, ठीक है, जैसे कि COPD वाला पेशेंट, कंजेस्टिव हार्ट कंडीशन वाला पेशेंट, ठीक है, या फिर कैंसर वाला पेशेंट, ल्यूकेमिया वाला पेशेंट, उनकी बॉडी में ऑलरेडी इम्यूनिटी बहुत ही वीक हो चुकी है, उनको पहले ही इतनी गंभीर बीमारी है, तो बाहर के पैथोजन को एक अच्छा इन्वायरमेंट उनकी बॉडी में मिल जाता है अटैक करने का, ठीक है, तो उनको भी निमोनिया हो जाता है। नेक्स्ट है स्मोकिंग, देखो जो स्मोकिंग होता है वो ऑलरेडी हमारी बॉडी में COPD कॉज करता है, ठीक है, जब COPD कॉज करेगा तो धीरे 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 हमारे जो एल्वोलाई है वो भी, उनमें भी इन्फ्लामेशन होना शुरू हो जाएगा। इसके अलावा जो स्मोकिंग में निकोटिन पार्टिकल्स होते हैं ना, वो जो सीलिया होते हैं, हेयर लाइक स्ट्रक्चर, जो किसी पार्टिकल को बाहर निकालते हैं खांस के, ठीक है, स्मोकिंग के पार्टिकल्स निकोटिन क्या करेंगे, इस सीलिया को डैमेज करना शुरू कर देंगे, जिससे पेशेंट के अंदर कुछ भी अंदर घुस जाएगा, ठीक है, सीलिया अपना काम करना छोड़ देंगे। इसके अलावा एल्कोहलिज्म, अल्कोहल वाले पेशेंट में ना खांसी ढंग से नहीं आ पाती, उसका जो गैग रिफ्लेक्स है वो कमजोर पड़ जाता है, जो व्यक्ति ज़्यादा अल्कोहल पीता है उसमें खांसी कम आती है, ठीक है, और अल्कोहल वाले पेशेंट को इतना अपना होश नहीं होता, मतलब उसको उसकी जो कॉन्शियस लेवल है वो बिल्कुल कमजोर होती है, ठीक है, तो अल्कोहल वाला पेशेंट अपने सलाइवा को, अपने फ्लूइड को, अपने वॉमिट को, या फिर कभी खाते खाते अपनी चीज़ों को अंदर ट्रेकिया में इनहेल कर देता है, ठीक है ना, उसका कॉन्शियस लेवल ढंग से काम नहीं करता है, और इसके अलावा उसके अंदर कफ रिफ्लेक्स बहुत कम होता है। नेक्स्ट है यहाँ पर हॉस्पिटलाइजेशन, व्यक्ति अगर हॉस्पिटलाइजेशन है, ठीक है, मतलब हॉस्पिटल में एडमिट है किसी सीरियस डिजीज कंडीशन को लेकर, या व्यक्ति की कोई सर्जरी हुई है तो उसको हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ेगा। अब हमने पढ़ा था हॉस्पिटल एक्वायर्ड निमोनिया, ठीक है, तो उसको हॉस्पिटल के वातावरण से, ठीक है, उसको हॉस्पिटल के वातावरण से उसके अंदर ऐसे बैक्टीरिया आ चुके हैं जो बहुत ही रेजिस्टेंट है, मतलब बहुत ही ताकतवर जो बैक्टीरिया है, ठीक है, वो उसके अंदर आ चुके हैं, तो हॉस्पिटल में पेशेंट को हॉस्पिटल एक्वायर्ड निमोनिया होने का खतरा अधिक बढ़ जाता है। सर्जरी के बाद जब पेशेंट को हम हॉस्पिटल में रखते हैं या फिर वो किसी डिजीज़ को ठीक कराने के लिए हॉस्पिटल में आया है तो उस दौरान उसको निमोनिया हो जाता है।
नेक्स्ट है यहाँ पर एनवायरमेंटल ऑक्यूपेशनल फैक्टर्स, ठीक है। एनवायरमेंटल मतलब अगर हम ऐसी जगह रह रहे हैं जहाँ बहुत गंदगी है, ठीक है, बहुत क्राउडेड एरिया, भीड़ भाड़ वाला एरिया है, तो वहाँ ऑब्वियसली एक दूसरे में जल्दी निमोनिया फैलने का खतरा है, ठीक है ना। इसके अलावा ऑक्यूपेशन मतलब हम किस जगह काम कर रहे हैं, ठीक है, हमारा ऑक्यूपेशन कैसा है, या हम मिलिट्री में काम कर रहे हैं तो मिलिट्री में काफ़ी ज़्यादा भीड़ होती है, ठीक है, या फिर हम कोई मार्केट या शॉपिंग मॉल में काम कर रहे हैं तो वहाँ पर काफ़ी सारा क्राउड होता है, ठीक है ना। तो उस दौरान ही पेशेंट को यहाँ पर निमोनिया इजीली कैच कर सकता है। इसके अलावा रिसेंट वायरल रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन, जिस व्यक्ति को अभी तुरंत कोई रिसेंट वायरल इन्फेक्शन हुआ, जैसे कि कोविड-19 में हुआ था, ठीक है ना, तो कोई भी वायरल इन्फेक्शन होना और वो फ्रीक्वेंटली बार बार हो रहा है या फिर अभी भी कोई वायरल इन्फेक्शन हुआ है तो इसको निमोनिया इजीली कैच कर लेगा। नेक्स्ट है माल न्यूट्रिशन। अब बॉडी में न्यूट्रिशन ही नहीं है, बॉडी में न्यूट्रिशन की कमी है तो ऑलरेडी उसकी इम्यूनिटी वीक हो जाएगी, ठीक है। जब बॉडी में माल न्यूट्रिशन की कमी है तो उसको ज़्यादा चांसेस होते हैं निमोनिया होने के। इसके अलावा प्रेगनेंसी में भी जो निमोनिया है वो हो जाता है। दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती है तो प्लीज़ गाइज इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि मैं आपके लिए ऐसी बहुत सारी नई डिजीज़ कंडीशन की वीडियोस लेके आ सकूं। थैंक यू।